लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17th सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडी पेपर सेकंड का आंसर बुक का इवेल्युएशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक विद्यार्थी के द्वारा 3 आवर्स के समय में एग्जामिनेशन हॉल में आंसर को लिखा जाता है। जनरल स्टडी पेपर सेकंड का जो पहला सेक्शन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और पहला जो क्वेश्चन था हमारा, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे एक्सप्लेन करना था। आपने शुरुआत कुछ इस तरह से किया है कि द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए कई विद्यार्थी जो थे, इससे पहले हमने देखा कि केवल अम्बेडकर लिखे हुए थे। कभी भी हम लोग जब अम्बेडकर को लिखेंगे तो उनके नाम के साथ डॉक्टर अम्बेडकर लिख देंगे, और बेहतर होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लिखेंगे तो ये और बेहतर होगा। तो इन्होंने नाम जो है बहुत ही अच्छा से लिखा है। हैज़ कॉल्ड द आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है ऐसे ही शुरुआत किए हैं, बहुत ही सही शुरुआत है। द आर्टिकल 32 गिव्स अस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपने इस चीज को लिख लिया है। इट इज अ फंडामेंटल राइट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वायोलेशंस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द रीएस्टोरेशंस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही अच्छा। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है पार्ट थर्ड जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 द फंडामेंटल राइट्स है। और इसी फंडामेंटल राइट्स के लिए कि हमारा जैसे कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है, कितना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 है। यदि ये वायोलेशन किसी के भी द्वारा किया जाता है, इवन स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू भी होता है, तो हमने इसी पार्ट में ही आर्टिकल 32 को इसके दवा के रूप में रख दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने चीज़ों को लिखा है और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात की जा सकती थी। इस आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स तक मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स and politicization of criminals. Analyze this statement in the context of Bihar state. According to recent report, ADR की बात करते हैं कि 42% MPs and MLAs in India जो है वो criminals background के हैं। सही है, लेकिन मेन हम लोगों से आपने मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है ये बिहार के पर्सपेक्टिव में इस स्टेटमेंट का एनालिसिस नहीं किया है। जिस तरह से मतलब कि आंसर पूछा गया इसमें आपने केवल डेटा को रखा है, इन्फ्लुएंस वगैरह, इसमें अदर पोर्शन भी दिखाना था, उसके कॉजेज को दिखाना था, उसके इम्पैक्ट को दिखाना था कि कैसे मतलब कि दोनों एक दूसरे से साठ गांठ में थे। इस आंसर के लिए भी एक एवरेज मार्किंग दिया जाएगा, 3 मार्क्स के आसपास आप खींच सकते हैं। और वो भी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो देता है। 2.5 मार्क्स भी दे सकता है इस आंसर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सी जो है, इन इंडिया इट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर सोशल फिनोमेना रेदर इट इज अ पॉलिटिकल फिनोमिना। ये स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें अपने पक्ष और विपक्ष दोनों को रखना होता है। इन इंडिया इट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर और सोशल फिनोमिना, आपने स्टेटमेंट को ही लिखा है यहाँ पर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब कि आप पूरी तरह से सहमत नहीं है। लार्ज एक्सटेंट जब शब्द लिखते हैं, ये लार्ज करते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब कि ये है, यानी कि आप दोनों चीज़ों को देखना और सुनना चाहते हैं, उसके बाद अपना एक फाइनलाइज करेंगे चीज़ों को। इस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की बात करते हैं, इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशंस की बात करते हैं, बैन ऑन अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, राइज ऑफ पॉलिटिकल कंसाइसनेस की बात करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कास्ट की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। ये भी एक तरह से देखा जाए तो बेसिक आंसर के फॉर्म में है। मुझे लगता है कि 3 से 3.5 मार्क्स यहाँ पर काफ़ी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी जो है, इसमें पूछा गया था कॉलेजियम वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉलेजियम को सबसे पहले डिफाइन करना था, फिर हमें इसके क्रिटिसिज्म पर बात करना था। द कॉलेजियम सिस्टम इज अ बॉडी विच सजेस्ट द नेम्स ऑफ द जजेस टू द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सजेशन की बातें होती हैं। रिसेंटली ब्रोक आउट ऑफ द हाउस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, यहाँ पर लग रहा है कि दिल्ली वाला जो एग्जाम्पल था उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली में किसी जज के पास बहुत सारे जो पैसा है। ठीक है, ये चीज़ें आप चल रहा है। ये NJAC है, ये NJAC है, आपने नाम ले ही लिया है, लगभग सही इसको माना जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं है ये। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए भी 3 मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया था कि कैसे इसने रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंपावरिंग किया है थ्रू वीमेन इंपावरमेंट, यानी कि हमें वीमेन इंपावरमेंट पर फोकस करना है। आपने शुरुआत किया है द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया हैज ब्राउट अबाउट। ठीक है, ये सब ईयर मतलब कि यहाँ पर हमें टाइम नहीं काटना था चीज़ों को, डायरेक्ट ये भी चीज़ जो है पहला पेज आपका ऐसे ही निकल गया। मेन जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया था कि बिहार में जो है, ठीक है, 2006 में पंचायत में हमने वीमेन को 33 की जगह पर 50% उनको रिजर्वेशन दिया। 2007 में म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया था। ये डेटा एकदम एग्जैक्ट है। आप जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसको आप लिख सकते हैं कि हमारे बिहार में पंचायत एक्ट जो है, बिहार पंचायत एक्ट जिसको कहते हैं, वो 2006 में आया था और म्यूनिसिपैलिटी के लिए जो है वो 2007 में आया था। और इसी के थ्रू दोनों जगह 50-50% जो है वीमेन रिजर्वेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है।
लोकल सेल्फ गवर्नर के तौर पर। और फाइनल जो है हम लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कैसे इसने एम्पावरमेंट किया है। तो चीज़ों को आपने कुछ लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग की बात आपने किया है यहाँ पर। तो डिसीजन मेकिंग जो है वीमेन की इससे बढ़ी हैं, तो वो एम्पावर हुई हैं। तो इस तरह से चीज़ों को देखा जाए तो आपने इस क्वेश्चन को भी एवरेज रखा है। मुझे लगता है कि 3 से 4 मार्क्स भी जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में यदि मार्क्स दे दिया जाए तो, नहीं तो एग्जैक्ट देखा जाए तो मुझे लगता है कि 3 मार्क्स आपको आ सकते हैं, लेकिन 4 मार्क्स के लिए इसमें तैयार हमें रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डायमेंशन टू द एरा ऑफ कोएलिशंस ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपके आंसर को पढ़ा, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए 1951 से 1951-52 का जो फर्स्ट इलेक्शन था हमारा, वहां से लेकर 2024 तक का जो 18th हमारा लोकसभा का इलेक्शन था, वहां तक क्रोनोलॉजी हमें गिनाना था पहला पोर्शन में। और दूसरा पोर्शन में करना था हमें कि कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है अंडरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो सिंपल सी बात है, कोई भी स्टेटमेंट जो है ट्रू फॉल्स नहीं होता है। हम नहीं कहेंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके अधिकारों को कमजोर किया है या उनकी शक्ति को कमजोर किया है। ये तो खूबसूरती है कि जैसे अभी ही जो हमारा 18th लोकसभा चल रहा है 2024 के इलेक्शन के थ्रू, तो यहाँ पर देखिए जो भी लोकल पार्टीज है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है और ये बेहतर है। ओके, तो ये दो पक्षों पर हमें बात करना था। और देखते हैं कि आपने क्या किया है। आप कॉलोनियल इरा में घुस गए हैं और फिर जो है आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आप इस तरह से ब्रिटिश डेमोक्रेसी करते हैं, आप कांग्रेस पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट भी करवाते हैं। यहाँ पर 1985 मेरे ख्याल से आप 1885 लिख रहे हैं, जो कि कांग्रेस की फॉर्मेशन है। यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को जो बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आप उसकी बात करते हैं। तो एओ ह्यूम वगैरह का नाम लिखने का कोई यहाँ पर मतलब कि तुक ही नहीं था, क्योंकि हमें डायरेक्ट 1991-92 में आना था। ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं, जस्टिस पार्टी ये सब लिखते हैं, मुस्लिम लीग वगैरह को यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पुराना मतलब कि हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं। शुरुआत यहाँ से होता है। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, ओके, 1951-52 का जो जनरल इलेक्शन था उसके थ्रू जो चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी मेन आंसर 1967 तक चलती है। वन पार्टी गवर्नमेंट यानी कि फोर्थ जो जनरल इलेक्शन था वहाँ तक चीज़ें चलती है। लेकिन 1967-68 का जो इलेक्शन होता है फोर्थ इलेक्शन, वहाँ पर जो कांग्रेस की पहले सरकार थी, ये सब बातें लिखनी थी। 9 स्टेट में हार जाती है। फिर यहीं से जो चीज़ें हैं ना वो हमें देखने को मिल जाती है। रीजनल जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। फिर हम दिखाएंगे कि किस तरह से 1975 में जो इमरजेंसी लगती है, उसके बाद जो जनता गवर्नमेंट आती है, साथ ही साथ जब जनता गवर्नमेंट से कई पार्टियां जो है, जिन पार्टियों का नाम यहाँ पर आपने लिखा है, जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, एआईएडीएमके तो पहले ही ये बन चुकी थी, लेकिन ये सारी जो पार्टियां हैं वो जनता दल से निकलती हैं और फिर चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। ये वाला क्रोनोलॉजी आपने बहुत ही जबरदस्त दिखाया है। यही चीज़ प्रश्न में पूछा गया था, यही चीज़ हमें दिखाना था। 18th लोकसभा जो बीजेपी लेड, ये 2024 वाली आप बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अभी सिंपल सी बात हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखानी थी हम लोग 2004 से लेकर 14 तक के बीच में जो थे यूपीए, जो कि कांग्रेस लेड पार्टी थी, ये कोalition था ना, इन सबको हमें लिखना था। आपने कुछ चीज़ों को लिखा है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, द कोalition गवर्नमेंट हैज़ अंडरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाला जो पोर्शन था, इसको आपने लिखा है। इसमें थोड़ा सा आपने बहुत कटौती किया है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको इस आंसर के लिए 16 से 17 मार्क्स जो है इनफ होगा। इस आंसर के लिए आपने चीज़ों को लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये पूरा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन 3 में, बिसाइड बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन इफेक्टिव एज अ सिंबल आइडेंटिटी। लैंग्वेज वाला को क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, एनालाइज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन इंडिया। शुरुआत करते हैं आप, इंडिया इज़ अ बिग डाइवर्स कंट्री, इस तरह से बातें करते हैं। लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल चीज़ों को आपने लिखा है। या नीति आयोग की आप बात करते हैं कि 5 और 6 जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं स्पोकन इन इंडिया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक चीज़ है। रोल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे 22 हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ों पर यहाँ पर, द लैंग्वेज ऑल्सो प्ले अ रोल इन क्रिएटिंग सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, वेरियस स्टेट्स आर लिंग्विस्टिक बेसिक फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। हाँ, सही है ये। वेरियस लैंग्वेजेस एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी आप दिखा रहे हैं कि कैसे लोकल। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती है आंसर में। ये भी आंसर जो है उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन पिछले आंसर से कई गुना ये बेहतर है। तमिलनाडु गवर्नमेंट की एग्जांपल भी आप दिखाते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको भी लिखने की कोशिश आप करते हैं। तो ये मतलब कि पिछले से बेहतर यहाँ पर माना जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस आंसर के लिए 16 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आपको आ सकते हैं। यहाँ पर 18 से 19 मार्क्स तक भी जा सकता है। आपने इस आंसर को लगभग सही लिखने की कोशिश की है।
नाउ सेक्शन 2 जो है, जहां पर कि जियोग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, इसको देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन जो था, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल। तो सबसे पहले हमें विंटर रेनफॉल को गिनाना था। आपने रिट्रीटिंग मानसून के थ्रू यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट जो है तमिलनाडु पर, वहां पर वर्षा कराया है। इधर पर आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू आप रेनफॉल कराएंगे, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हम लोगों का बिहार, इसी तरह से फिर यहाँ तक आता है ये मानसून। तो हमारे यहाँ भी जो चीज़ें होती हैं उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ कुछ इंपैक्ट रहता है और कुछ कुछ इसका भी इंपैक्ट रहता है, रिट्रीटिंग मानसून का भी इंपैक्ट रहता है। लेकिन रिट्रीटिंग मानसून जो है मोस्टली जो है कोरोमंडल पर हमें वर्षा कराने को दिखती है। वो ITCZ ये सिग्निफिकेंस का वाला ये कहते हैं मैकेनिज्म वाला जो है, उसको भी आपने लिखा है। तो लगभग चीज़ें जो है एवरेज में आपने करने की कोशिश की है। ये आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को दिखा रहे हैं, इधर से आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को दिखा रहे हैं, सही है। इस आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, जो आपने 2 पॉइंट्स जो है मेन जो लिखे हैं विंटर रेनफॉल को लेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में जो था, यहाँ पर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो आपने कुछ मैप बनाया है, बहुत ही अच्छा है ये। ओके, तो सुंदरवन को लिखा है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट के बारे में आप लिख रहे हैं, ये साइक्लोन्स वगैरह से मैनेज करता है, सही है। आपने इकोनॉमिक बेनिफिट को लिखा है। इस आंसर के लिए भी मुझे लगता है कि इसमें 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 2.5 मार्क्स जो है, यहाँ पर 3 मार्क्स भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल ही जाएंगे चीज़ों को लिखने के बाद। क्वेश्चन नंबर सी में जो था, मेजर टाइप ऑफ मिलेट्स के बारे में पूछा गया था और उनका सुटेबल जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पूछा गया था। आपने कुछ मिलेट्स के नाम लिखे हैं, रागी, बाजरा, ज्वार लिखा है। अब कंडीशन भी पूछा गया था। आपने चीज़ों को टू द पॉइंट लिखने की कोशिश की है। इस आंसर के लिए मुझे लग रहा है कि 1 से लेकर 2 मार्क्स, मुझे लग रहा है कि 2 मार्क्स इस आंसर के लिए आपको दे देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी में जो था, यहाँ पर इकोलॉजिकल कंडीशन पूछा गया था मखाना को लेकर, और फिर इसके मार्केटिंग को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए भी आपने लिखा था। ये कंडीशन आपने लिख दिया, बहुत ही अच्छा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये पूछा गया था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिख दिया आपने। इस आंसर के लिए मुझे लगता है कि ये आंसर बेहतर है। 2.5 तो मिनिमम आपको मिल जाएंगे, प्लस भी इसमें दिया जा सकता है, 3 मार्क्स तक इसको बढ़ाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई में जो था, यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नाम लिखना था। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आपने लिखा है, सही है, माना जाएगा। और क्या क्यों यहाँ पर हुआ है ये भी बताना था। रिसेंटली ग्रोथ आपने उस हिसाब से नई चीज़ों को लिखा है, लेकिन इतने के लिए आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ से आप खींच लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द पेनिनसुलर इंडिया इज अ मेजर रिच इन रॉक मिनरल रिसोर्सेज। ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को बेस करके हमें क्या करना था कि डिस्कस द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू देयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड एसोसिएटेड कॉरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज। मतलब ये 2 प्रश्न हो गया। सबसे पहले जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को हमें दिखाना है पेनिनसुलर इंडिया का, और साथ ही साथ वहाँ पर किस तरह से माइनिंग हम लोग करते हैं, किन किन मिनरल्स का, इसके बारे में भी हमें बताना था। आपने बहुत ही अच्छा किया है। गोंडवाना लैंड वगैरह का नाम आपने ले लिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। पेनिनसुलर इंडिया हैज़ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, बहुत ही अच्छा। मतलब कि लगभग आप चीज़ों को समझ रहे हैं। पेनिनसुलर इंडिया का आपने मैप भी बनाया है, अच्छा है। अब रॉक मिनरल फॉर्म्ड के बारे में, रॉक के बारे में बता रहे हैं, चीज़ें सही जा रही हैं। और थोड़ा सा इसमें जो है जियोलॉजिकल जो कंडीशन था उसको हमको क्या करना था, दिखाना था, वो वाला पोर्शन मिसिंग है। लेकिन चीज़ों को आपने करने की टाटा स्टील वगैरह, ये KGF वगैरह, इस तरह से, और इसमें हम लोगों को चेंज करना होगा। आपको इस आंसर के लिए मुझे लगता है कि 16-17 मार्क्स जो है आ जाएंगे। तो 17th मार्क्स हम लोग इसमें रखते हैं, थोड़ा सा और इसमें बेहतर किया जा सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का जो भी है, इसमें आपने सोलर एनर्जी के जनरेशन के बारे वाला जो क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में हमें डिटेल्स में लिखना था। सोलर एनर्जी इज द हाउस ऑफ हीट ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इस तरह की बातें करते हैं। ये वाला आंसर जो है लगभग आपका सही हुआ है। जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, हाउ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस ये बात करते हैं। फिर चूंकि हमसे इकोलॉजिकल बेनिफिट पूछा गया था, तो इकोलॉजिकल बेनिफिट में आप कुछ पॉइंट्स को गिनाते हैं। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में पूछा गया था, इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में आप कुछ चीज़ों को गिनाते हैं, सही है। हाउएवर हेंस द इवेंट चैलेंजेस के बारे में आप चीज़ों को बताते हैं, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी आप दिखाते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट। तो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है आपने इसमें कवर कर लिया है। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे, यहाँ से आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे। नाउ सेक्शन 3 जो है, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि एग्रीकल्चर में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ करते हैं इस्तेमाल, यही चीज़ करना था हमें। तो
प्रोडक्शन में किस तरह से हम लोग करते हैं, HYV की इस्तेमाल करते हैं, और फूड प्रिजर्वेशन को कैसे करते हैं, आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। इस आंसर के लिए आपको 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब इस तरह से आंसर को लिखते हैं टू द पॉइंट, तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। साइबर क्राइम को आपने डिफाइन किया है, फिर उसके टाइप को पूछा गया था, तो आपने टाइप ही कुछ चीज़ों को लिखा है, और इसी तरह से चीज़ों को आपने आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स तक आ सकते हैं। नीड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी एस्पेयर ऑफ लाइफ वाला जो क्वेश्चन है, आपने लगभग चीज़ों को मैनेज किया है यहाँ पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिजीज में है, और ऑनलाइन बुकिंग वगैरह की बात करते हैं, ई टिकटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस आंसर के लिए भी 3+ मार्क्स आपको इसमें आ जाएंगे। 3.5 भी जा सकता है। DNA टेक्नोलॉजी, DNA फिंगर प्रिंटिंग के वाला जो क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट किया है इस तरह से, तो लगभग इस आंसर के लिए भी मुझे लगता है कि 3 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। आपने सही इसको किया है, छोड़ा नहीं है। स्टेम वाला को भी आपने सही कर दिया है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और इसका बिहार में कुछ रोल भी दिखाया है। इस आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जा सकते हैं, तो 3.5 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं आपके। 4 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर F में, तो आपने लिखा है चीज़ों को, मुझे लगता है कि 2 मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आपने बहुत ही अच्छा से किया है। सबसे पहले कि चंद्रयान मंगलयान का हमें क्रोनोलॉजी दिखाना था, और किस तरह से ये ग्लोबली इसने इम्पैक्ट किया है इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने। और जो दूसरे पोर्शन में था कि ये जो भी हमने मिशन लॉन्च किया, इसका एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा, कैसे ये हेल्पफुल है। तो आपने बहुत ही अच्छा चीज़ों को लिखा है। क्रोनोलॉजी यहाँ पर करने की कोशिश किया है आपने, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्पेस, मतलब यही चीज़ पूछा गया था मेन क्वेश्चन में। आपने चंद्रयान मंगलयान के डेट को लिखा है, ये बहुत ही अच्छा आपका मतलब कि आंसर मतलब कि फाइनलाइज क्या करेगा। और यूनिकनेस ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये भी मतलब कि पॉइंट को आपने हाईलाइटेड किया है। और साथ ही साथ आप जो है इन चीज़ों को लिखने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके इम्पैक्ट और बेनिफिट को आपने दिखाया है, और डिजास्टर मैनेजमेंट को आपने दिखाया है, अर्बन प्लानिंग को दिखाया है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा, ये पूरा एक पार्ट है, तो आप इसको एक पेज में ऐसे नहीं समेट सकते हैं, और ज़्यादा इसको मतलब कि खोलना चाहिए था हम लोगों को। और 10 VC आप कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 22-23 मार्क्स तक खींच सकते थे। 18 मार्क्स तक तो एटलीस्ट इस आंसर के लिए मिल ही सकता है। केवल आपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और तगड़ा कर देते तो आपके यहाँ पर 20+ मार्क्स आ जाते। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये भी जो एक कॉपी है, लगभग इसमें 140+ मार्क्स जो है आ जाएंगे। मैंने कैलकुलेट किया इनके आंसर को, मार्क्स को, तो लगभग 140 मार्क्स जो है इनके आंसर के लिए दिए जा सकते हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा।